नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और बातचीत करेंगे उस बलिदान की जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा, या कहा जाए जिसकी प्लानिंग कर रही है टीम इंडिया। हालांकि कप्तान है, अगर बलिदान देने को तैयार होंगे तो वो फैसला उन्हीं का होगा। क्या है ये पूरी खबर आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ एडिलेड में वो कितना इंटेंस था, वहां क्या कुछ खास देखने को मिला, ये सब कुछ आपको इस शो पे हम बताएंगे। खबर से शुरुआत करते हैं। टीम इंडिया का नेट सेशन था आज, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी, और इसमें जो सबसे खास बात नजर आई वो नजर आई कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी। टीम के बाकी खिलाड़ियों से तकरीबन 1 घंटे पहले ही वो पहुंच गए थे, और 5-7 मिनट पहले पहुंचते तो शायद ये चर्चा नहीं होती, लेकिन अगर कप्तान साहब 1 घंटे पहले पहुंच रहे हैं नेट सेशन के, बाकायदा टीम के बॉलर्स के साथ, टीम के असिस्टेंट कोच कह लें या बैटिंग कोच कह लें अभिषेक नायर के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं ये साफ संकेत है कि किस तरह से वो इस मैच को ले रहे हैं। चाहे उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर जो बातचीत हो रही है, जो हम शो पर आगे भी करेंगे, उसको लेकर बातचीत हो, लेकिन ये बड़ी खबर मेरे हिसाब से होती है जब कोई कप्तान 1 घंटे पहले पहुंचे, और ऋषभ पंत भी उनके साथ साथ थे। दोनों ने ही लगभग बाकी खिलाड़ियों से 1 घंटे पहले नेट्स किए। दीपेश, आप भी क्रिकेट खेलते हैं जी, और कप्तान का अपना एक ऑरा होता है। कप्तान, और वो भी रोहित शर्मा जैसा कप्तान जिसके लिए बहुत कोई नेट प्रैक्टिस या बहुत कोई वो मैटर नहीं करता, वो अगर जोन में है तो फिर जोन में है। लेकिन संभवतः जो मुझे लगता है, पर्थ टेस्ट मैच वो खेले नहीं, फिर वो पिंक बॉल से जो एक वार्म अप मैच होना था वो वनडे मैच में तब्दील हो गया। वहां पर बैटिंग ऑर्डर चेंज करके नीचे आए, लेकिन वहां ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिके। कहीं ना कहीं वो डिस्परेशन होगा कि मुझे भी अपनी टीम के लिए जीत में कंट्रीब्यूट करना है, और ये जो इतनी अच्छी शुरुआत मिल गई है उस शुरुआत के सिलसिले को अब आगे बढ़ाना है। क्या इसको सीधे सीधे जोड़ा जाए 1 घंटा पहले जाके बैटिंग करने से? बिल्कुल सर, मैं इस सीरीज में जो भी कुछ हो रहा है उसको बहुत सीरियसली ले रहा हूं, क्योंकि आप एक चीज शुरू से ही देखेंगे, क्योंकि आपने देखा था विराट कोहली बारिश में प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने 100 कर दिया। उससे पहले जितनी भी बल्लेबाजी को लेकर जो चर्चा हो रही थी, सब अपने अपने रोल को कहीं ना कहीं समझ रहे थे, तो उसी तरीके की प्रैक्टिस चल रही थी। अब रोहित को लेकर क्या चीज देखी, एक साइड हम पर टेस्ट में कहीं ना कहीं जीतने के लिए एकदम तैयार खड़े थे। तीसरे चौथे दिन रोहित पहले टीम के साथ नहीं जुड़े, पहले नेट्स में गए। जो गेंदबाज बैठे हुए थे, बेंच पे थे या फिर रेस्ट कर रहे थे, उनको वो अपने साथ 3-4 गेंदबाजों को लेकर उन्होंने पिंक बॉल से पहले ही तैयारी शुरू कर दी। तो ये 1 घंटा तो सर फिर भी आज की बात है, बल्कि उन्होंने तो जब पूरी टीम लाल गेंद से क्रिकेट खेल रही थी उस वक्त ही पिंक बॉल की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो ये बतौर कप्तान अब सबसे बड़ा जो एक प्रेशर मेरे लिए है, मैं मानता हूं भले 1-0 से हमारी टीम आगे हो गई है, लेकिन अब रोहित शर्मा के कंधों पे एक जिम्मेदारी है जो बेंचमार्क जसप्रीत बुमराह ने सेट कर दिया। कहीं ना कहीं बहुत से दिग्गज, बहुत से क्रिकेट फैन ये बात अपने दिमाग में बिठा चुके हैं कि भाई कंपेरेटिवली जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम थोड़ी सी अग्रेसिव नजर आई थी, जैसी कि ऑस्ट्रेलिया में चाहिए। और वहीं आप अगर 1-1.5 महीने पीछे जाओगे और देखोगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हुआ था, तो टीम थोड़ी सी दबी हुई नजर आई थी, इसी वजह से शायद 3-0 से हारे थे। तो ये सब चीजें कप्तान के जहन में भी चल रही होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने, टीम के सामने वो कुछ भी बात एक्सेप्ट करें, लेकिन एक बात है, जो बातें चल रही होती हैं, जिस तरीके की बातें, क्योंकि ये छोटी मोटा बयान तो है नहीं, खुद सुनील गावस्कर साहब ने ये बात कही है कि कप्तान चेंज मत करो। जब इतना एग्रेशन के साथ कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, एक टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, फाइनली एक टेस्ट मैच में, एक टेस्ट फॉर्मेट में हमें एक गेंदबाज ऐसा मिल चुका है जो कप्तानी कर सकता है कपिल देव के बाद, तो उसे बदला क्यों जाए। ये सब चीजें कहीं ना कहीं रोहित के जहन में भी चल रही होंगी, और ये चीजें दुनिया के जहन से तभी निकलेंगी जब रोहित रिजल्ट देके देंगे। और रिजल्ट के लिए सबसे मुश्किल परीक्षा मैं कहूंगा एक ऐसा मैदान जहां पे टीम इंडिया 36 रन पे ऑल आउट हुई थी। रोहित भले ही उस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यादें बड़ी खराब है सर इस मैदान से हमारी। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो हम बात भी कर रहे थे, आपके जीवन में जब भी कोई बड़ी नाकामी आती है उसको भुलाने का तरीका एक ही है। उस नाकामी को तो आप भुला नहीं सकते, उस नाकामी को भुलाने का तरीका एक है कि आप उससे बड़ी सफलता लेकर आए, और वो तभी होगा, यानी 92 साल के भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अगर पहली बार भारतीय टीम अपने घर में 3-0 से रोहित शर्मा की कप्तानी में हारी है, तो अब वो तो रिकॉर्ड मिटने वाला नहीं है, वो रिकॉर्ड तो वहां रख गया, लिख गया, वो हमेशा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करे, वहां भी जीते, तो फिर शायद वो जो हार है ना, कोई याद ही नहीं करेगा। तो यही शायद एक डेस्परेशन भी होगा जो रोहित शर्मा के अंदर दिखाई दे रहा है, जो अभी दीपेश कह भी रहे थे। और सही बात है कि जब भारतीय टीम पर्थ में मैच खेल रही थी, तब वो ऑलरेडी एक ऐसे स्टेडियम में पास के जाके प्रैक्टिस शुरू कर चुके थे, तो वो
अपने आप को टच में लाने का एक प्रयास है। बहुत कुछ उनके जहन में भी चल रहा होगा। सोशल मीडिया का दौर है। जो बात अभी दीपेश ने कही कि बहुत सारे फैंस कह रहे हैं, गावस्कर साहब कह चुके हैं, जसप्रीत बुमराह ने जो कप्तानी की वो हम सब ने देखी ही देखी। जिस तरह से उन्होंने कप्तानी में परफॉर्मेंस किया, एक टेस्ट मैच जिसमें एक खिलाड़ी 161 रन बनाता है, दूसरा खिलाड़ी नॉट आउट सेंचुरी लगाता है, उसके बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच अगर जसप्रीत बुमराह बनते हैं तो ये दिखाता है किस तरह से उन्होंने कप्तानी की, किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की। अब रोहित शर्मा पर कहीं ना कहीं इस बात का एक प्रेशर जरूर होगा कि उन्हें भी टीम के जीत में कंट्रीब्यूट करना है, अच्छी तरह से लीड करना है। क्या कुछ चल रहा है, जिस बलिदान की हम बात कर रहे थे, अब उस खबर पर आते हैं, वो आपको बताते हैं कि भारतीय टीम किस तरह से एक बड़े फैसले की तैयारी में है। ऐसी बातचीत जरूर शुरू हो गई है, हो सकता है लास्ट मिनट पर चेंजेस ना हो, लेकिन आज की जो खबर है वो यही है कि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो पर्थ टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं थे, ये हमने आपको पहले ही बताया, और वार्म अप मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी। मध्यक्रम जो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जो मैच था, जो 2 दिन का मैच था, हालांकि बारिश की वजह से उसको 1 दिन का कर दिया गया और मैच भारतीय टीम जीत भी गई थी, लेकिन उस मैच में वो नंबर 4 पर आए थे। मेरे ख्याल से 3 रन ही बना भी पाए थे। और इसलिए भी शायद एक प्रयास होगा। रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर के लिए कोई अनजान नाम नहीं है दीपेश, लेकिन अगर आपको प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया कहा जाए कि आप इस फैसले, अगर टीम इंडिया ऐसा करती है तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, सही तरीके से देखते हैं, या आपको लगता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है? कैसे एनालिसिस करेंगे इस फैसले का अगर होता है तो? मेरी जो सोच है ना, वो हो सकता है कि शायद आपसे भी अलग हो या बहुत से लोगों से अलग हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में ही खेलना चाहिए, क्योंकि उन दो ने जिस तरीके का स्टार्ट एब्सेंस में दिया था, मतलब अब आपको एक श्योरिटी अगर मिल जाएगी कि आपके पीछे नंबर 3 पे शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी है जो यहाँ पे रन्स करता ही है। उसके बाद फिर आपको पता लगेगा 4 पे विराट है, 5 पे ऋषभ है या रोहित है। तो जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि रोहित शर्मा ने अपने करियर का जो स्टार्ट था टेस्ट क्रिकेट में, इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादातर क्रिकेट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है वो नंबर 5 या 6 पे ही खेली है। ओपनिंग में रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं है, पिछली टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट से जुड़े थे टीम के साथ, बहुत ज्यादा बड़े बड़े रन नहीं किए उन्होंने। उस टेस्ट सीरीज के अपने हीरोज थे जिनमें रोहित शर्मा का नाम कहीं नहीं था। अब ये खैर कहने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में एटलीस्ट उनका बल्ला उस तरीके से नहीं चलता है जैसा वनडे या T20 में आप उनको करते देखेंगे। होता है किसी किसी खिलाड़ी को कोई जगह रास नहीं आती, विराट को ऑस्ट्रेलिया ही रास आता है, लेकिन रोहित के साथ थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन फिर भी अगर वो अपना एक्सपीरियंस टीम के साथ लाना ही चाहते हैं, थोड़ा सा टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो उनके आने से स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मैं फिर एक चीज देखता हूं सर, थोड़ा सा टेक्निकली अगर यहाँ पे जाएंगे, अगर आपके लिए KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ने वही काम कर दिया जो उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में किया था, तो प्रोबेबली जो आपको गेंद खेलने को मिलेगी वो नई बॉल ही खेलने को मिलेगी, चाहे आप 5 नंबर पे खेलें, क्योंकि 80 ओवर के बाद तो फिर आपको खेलना है नई गेंद के साथ ही। तो अगर आप लंबा जाने के लिए इस टेस्ट मैच में देख रहे हैं, और जिस गेंद से इनका मैच है सर, 60 ओवर तक भी उस गेंद की ना तो सीम कहीं जाती है, ना स्विंग कहीं जाती है, वो अच्छा टप्पा ना शाइन कहीं जाती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इतना डोमिनेट करता है। 12 में से 11 टेस्ट मैच जीता है, सिर्फ एक हारा है, वो भी एक 1 मैच वंडर टाइप, या आप कह लीजिए शमार जोसेफ ने जिस तरीके से उस मैच को बदला था। लेकिन अगर रोहित के मिडिल ऑर्डर में खेलने से टीम को कुछ भी फायदा होता है तो बिल्कुल उनको मिडिल ऑर्डर में ही आना चाहिए, टीम के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर शुभमन गिल नंबर 3 पे आते हैं देवदत्त पडिक्कल की जगह, तो वो तो सर एक सही फैसला भी होगा, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने उतने रन किए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी इतना खास नहीं माना जाता। शुभमन गिल ने रन्स किए अच्छे खासे, तो वो वहां आते हैं, और नंबर 5 या 6 पे रोहित शर्मा नीचे आते हैं और अपना एक्सपीरियंस देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्टीमेटली आपको जीत ही चाहिए, अब उससे कप्तान वो ओपन करके जीत दे या कप्तान नंबर 5 पे आके खेले। बिल्कुल, और दीपेश ने राइडर लगा के जरूर कहा कि मेरी सोच अलग हो सकती है, लेकिन असल में सोच ये है, और ये सोच भारतीय टीम में है। और यही अगला हमारा जो ग्राफिक्स है जिसमें हम आपको यही बताना भी चाह रहे थे कि आखिर क्यों रोहित शर्मा नीचे आए बल्लेबाजी करने। 5 साल से ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे आने से जो एक जोड़ी जिसने बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की है और वो मोमेंटम हासिल किया है, वो कॉन्फिडेंस हासिल किया है, जहां पर पहली पारी में पर्थ में आप 150 रन पर सिमट जाते हैं, 25-26 रन तक पहुंचते पहुंचते सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन चले जाते हैं, और फिर वही ओपनिंग जोड़ी दूसरी पारी में 201 रन की पार्टनरशिप करती है, जो एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए भी शायद दिखाइए जरा स्टैट्स, वो तो आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों आखिर KL राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी को ना तोड़ने पर विचार हो रहा है। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार परफॉर्मेंस की थी, जैसा हमने भी जिक्र किया आपसे, 201 रन की साझेदारी थी, जिसमें से 161 रन यशस्वी जायसवाल के थे और साथ ही साथ KL राहुल के 77 रन थे। इसमें एक चीज और भी है दीपेश, 5 मैच की सीरीज है। ये मैच इसलिए क्रूशियल है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर यहां पर यह मैच भारत ने जीत लिया
तो फिर कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि सीरीज उसकी है, क्योंकि फिर अगले 3 मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ये बहुत मुश्किल है उसके लिए। अब केएल राहुल में आपने बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट की है। सीरीज के पहले जो वो वार्म अप मैचेस खेल रहे थे वो डिजास्टर था, मतलब वो आउट होना जो आपने भी देखा, हम सब ने देखा किस तरह से वो आउट हुए थे। उसके बाद पहली पारी में अच्छी शुरुआत करते हैं, 26 रन आई गेस बनाते हैं, जब वो अनलकी रहते हैं, वो डिसीजन बहुत बाद में उसमें बहस भी होती है, लेकिन कम से कम थोड़ा सॉलिड दिखाई देते हैं। हाँ, मतलब इंटेंट दिखता है। एग्जैक्टली। दूसरी पारी में 77 रन बनाते हैं। अब आपने अगर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है और अगर वो आपको उसका रिजल्ट पहले मैच में दे चुके हैं, मुझे भी लगता है कि आपको ये बलिदान करना चाहिए आपको। और अगर वो फॉर्म में आ गए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे हिसाब से आप चलें और अगर आप कहें कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, मैं ये मानता हूं कि टेस्ट फॉर्मेट में अगर आपको जीत हासिल करनी है तो इन 3 में से 2 का चलना बहुत जरूरी है। अब आपको अगर केएल राहुल फॉर्म में आ गए तो ये लग्जरी मिलती है कि अगर किसी मैच में विराट फ्लॉप ना चले या किसी मैच में रोहित ना चले तो केएल राहुल होंगे, इसलिए भी शायद उनमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर, ये आपने एकदम क्लियर और स्पष्ट बता दिया कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि एक तो एक खिलाड़ी इतने प्रेशर से निकल के आया कि उसने 100 तरह की बातें सुनी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फेल होने के बाद, ड्रॉप हो गए। हाँ, ड्रॉप हो गए टीम से, मतलब उसके बाद खुद को उठाना। प्रैक्टिस मैचेस में आए तो वो जो प्रैक्टिस चल रही थी, जो खिलाड़ी जिनके अगेंस्ट वो डोमेस्टिक प्लेयर्स थी तो ऑस्ट्रेलिया के, उनके खिलाफ बड़ा अजीब तरीके से डिसमिस हुए, तो बड़े ट्रोल भी हुए सोशल मीडिया पे। ये सब देखते हैं प्लेयर्स, चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन प्लेयर्स की नजरें सब चीज़ पे होती है। भले ही इंस्टाग्राम पे एक फोटो ही अपलोड करने को आते हो तो उससे फीड में 100 तरह की चीज़ें आ जाती हैं आपको लेके। जब आपको लाखों लोग एक समय पर टैग करेंगे तो आपको समझ में आता है। तो उस चीज़ से खुद को उठा के लेके आना, फिर कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल मैदान बैटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए, पर्थ का सबसे तेज ग्राउंड, वहां आके अच्छा खासा रन्स करना। मैं यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी का एक बड़ा क्रेडिट देता हूं केएल राहुल को, क्योंकि उन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया, स्ट्राइक अच्छी रोटेट की, अच्छे रन्स किए, उस विकेट पे टिकना दुनिया के सबसे मैं कहूंगा खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने। तो अब जब उन्होंने अपने आप को मंझ लिया है, वो समझ चुके हैं किस तरीके से क्या इंटेंट होना है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर में उस वक्त आपके पास शुभमन गिल और ये रोहित शर्मा की लग्जरी नहीं थी, आपके पास ले दे के देवदत्त पडिक्कल थे और नीचे ध्रुव जुरेल थे, उनके साथ टेस्ट मैच जिता के दिया है। तो केएल राहुल को जो काम उन्होंने किया उसका क्रेडिट उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर सर इस सीरीज में इतने रन करने के बाद भी अगर उनका एक रोल जस्टिफाई या क्लियरेंस उनको रोल को नहीं मिलती है तो फिर उनके लिए थोड़ा सा अनलकी होगा, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी इनिंग गिनवा सकता हूं जहां ओपनिंग पे उन्होंने अच्छे खासे शतक किए। इंग्लैंड की पूरी टेस्ट सीरीज, वो लॉर्ड्स की टेस्ट सेंचुरी, उसके बाद एडवेस्टन में बड़े 85 रन उन्होंने अच्छे किए थे। टीम इंडिया वो सीरीज बड़े आराम से जीत भी रही थी। साउथ अफ्रीका की डरबन में सेंचुरी, इनफैक्ट जो डेब्यू सेंचुरी थी ऑस्ट्रेलिया में वो भी उन्होंने ओपन करते हुए लगाई थी। उनका डेब्यू यहीं पे हुआ था, दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने शतक कर दिया था दूसरी पारी में। तो ये चीजें सब बताती हैं कि वो ओवरसीज के बड़े अच्छे प्लेयर हैं और सिर्फ वो कॉन्फिडेंस की एक छोटी सी कमी थी जो लगातार नहीं आ रहा था। कई बार हो भी जाता है, बहुत बार हो जाता है इनफैक्ट, जब आप 1-2 मैचेस आपके लो स्कोरिंग हो जाए ना, फिर 3-4 वैसे ही हो जाते हैं खराब, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है, सब रन्स कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो उन चीजों में बहुत सी चीजें खराब होती है। लेकिन फिर भी जब अपने आप को इतना उठा लिया है, वापसी कर ली है, तो मुझे लगता है कि सर डिजर्व करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप उनको सिर्फ इसलिए दे दोगे कि उन्होंने 200 प्लस की पार्टनरशिप करके एक रिकॉर्ड बनाया था, नहीं, डिजर्व करते हैं। उसमें 71 रन उनके भी थे और जो एक वो मुश्किल समय होता है जिस समय इनफैक्ट दूसरी पारी में तो चलिए कंपैरेटिवली बल्लेबाजी फिर भी थोड़ी आसान हो गई थी, लेकिन पहली पारी में भले ही वो 26 रन थे, लेकिन उनके लिए जो वो गेंदबाजी का जो सामना उन्होंने किया, जिस तरीके से पैर निकल रहा था, कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, और आउट होने के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट दिखाई, वो बताती है कि भाई उनको वहां खड़े होना था, टिक के खेलना था, उनका मन था खेलने का, आउट होने के लिए वो नहीं आए थे। तो ये चीजें सब मैं मानता हूं कि उन्हें ओपनिंग देने से ज्यादा वो डिजर्व करते हैं, वो चीज वहां होना चाहिए। और उसके लिए कितने ही ऐसे कप्तान है सर, आपका तो पूरा आपने देखा ही होगा पिछले 20 साल के अंतराल में, अगर आप देखें कितने कप्तानों ने अपने आप को बल्लेबाजी में नीचे लेके आए। धोनी कहां 3 पे खेलते थे, 7 पे आ गए धीरे धीरे करके। सेम सौरव गांगुली के लिए जब धोनी को प्रमोट किया था 3 पे, तो खुद नीचे आ गए। तो ये तो बहुत से कप्तानों ने किया है। इनफैक्ट अगर रोहित भी कर देते हैं और रिजल्ट्स आ जाते हैं, जैसा आपने बताया कि 3-0 से भले आ रहे हैं, लेकिन अगर यहीं वो कारनामा कर देते हैं जिसको सब इम्पॉसिबल बोल रहे थे कि 4-0 से या 4-1 से ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, सब भूल जाएंगे सर। फिर कोई याद नहीं रखेगा कि रोहित 6 पे खेले, उल्टा तारीफ ही होगी, जैसा कि 2023 वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी कि मारने को तो बहुत सारी सेंचुरी कर सकते थे रोहित, लेकिन सिर्फ टीम को स्टार्ट देने के लिए 40-50 पे हर बार आउट हो जाते। तो मैं इसी तरीके से इस कॉम्प्रोमाइज को देख रहा हूं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और अगर ये वो करते हैं तो उनकी कप्तानी की भी तारीफ ही होगी। इसमें टीम का फायदा है, और कप्तान के तौर पर सबसे पहले जो मैटर करता है वो जीत मैटर करती है, आपके रन्स कितने बने, और ये बताने की जरूरत नहीं है, ये काम रोहित शर्मा ने
लगातार किया है। चलिए अब आपको दो चीजें और बता देते हैं, दोनों जानकारियां इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि बतौर ओपनर रोहित शर्मा ने क्या किया है अब तक, और फिर उसके बाद मध्यक्रम पर भी आएंगे। पहले ओपनिंग के रिकॉर्ड आपको दिखा देते हैं। रोहित पिछले 5 साल से ओपनिंग कर रहे हैं। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार उन्होंने ओपनिंग की थी। बतौर ओपनर 37 टेस्ट मैच उन्होंने खेले और 37 टेस्ट मैच में उनके जो कुल शतक हैं उसमें से 9 शतक उन्होंने बतौर ओपनर ही लगाए हैं। माफ कीजिए, जो एवरेज है उनका बैटिंग का जो औसत है एज एन ओपनर वो 44.01 का है। बिल्कुल सिमिलर आंकड़े हैं जैसा मध्यक्रम में उन्होंने किया है। दीपेश में सिर्फ फर्क पड़ जाता है विरोधी टीम पर जाके दबाव बनाने का। औसत आप उठा के देखेंगे, आगे हम दिखाएंगे भी, तो वो लगभग वैसा ही है जैसे करियर औसत है। लेकिन जब आप ओपनर के तौर पर जाकर एक अटैकिंग क्रिकेट खेल देते हैं तो वो जो शुरुआत में 1-1.5 घंटे विरोधी टीम के गेंदबाज है ना, उनके हौसले थोड़े पस्त होते हैं। फिर वो भी ये समझ नहीं पाते कि लाइन क्या रखें, लेंथ क्या रखें। यहां अगर रोहित जाते हैं नीचे तो आपके पास सिमिलर किस्म के आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी हैं, क्योंकि वो भी कोई जो परंपरागत परिभाषा होती थी ना टेस्ट क्रिकेट की कि जाके हमको बस खड़े होकर टुक-टुक करना है, टुक-टुक करने वाले यशस्वी जायसवाल भी नहीं है। तो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि दोनों तरफ से आक्रामक बल्लेबाज यानी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो यहां बनता दिखाई दे रहा है कि आप केएल राहुल के साथ जाएं जो थोड़ा सा पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट की बल्लेबाजी करते हैं। यशस्वी जायसवाल तो फिर है ही आपके पास। नहीं सर, मैं दूसरा वाला जो आपने बताया ना उसके साथ जाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार पिच ऐसी नहीं होती कि दोनों एग्रेसिवली खेल लें, एक को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है और विकेटें कभी कभार जल्दी खेलने के चक्कर में इतनी सारी गिर जाती है कि एक को एक छोर संभालना ही होता है। मैं उसी के पक्ष में मैं भी हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कहा कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, बट फिर भी हाँ, जो आपने बोला कि दूसरे वाला है वो बेस्ट ऑप्शन है। एक ये टेस्ट क्रिकेट में कई बार आपको जल्दी से 40 रन नहीं चाहिए। 21 में 40 बना के सर आप क्या कर लोगे टेस्ट क्रिकेट में? अगर 21 पे 17 भी करोगे या 10 भी करोगे तो वो तो आपके काम ही आने वाला है। और यहाँ मसला जो है ना वो पिंक बॉल का है। बहुत ज्यादा देर तक सीम और स्विंग होती है। सबसे इसकी खतरनाक बात यही है, बस 50 ओवर तक भी ये गेंद पुराना नहीं होता क्योंकि शाइन लूज नहीं करता, थोड़ा सा हल्का होता है, हवा में ज्यादा चलता है। तो अभी जब रोहित को दिक्कत आ रही है, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरी न्यूजीलैंड की सीरीज में सबसे ज्यादा तेज गेंदबाजी पे जो बल्लेबाज आउट हुआ वो रोहित शर्मा ही थे। तो जरूरी नहीं है अगर ऐसे समय हाँ, बाकी सारे बल्लेबाज स्पिनर्स पे आउट हुए। तो ये भी एक थोड़ा सा आंकड़ा ऐसा ये चीज समझने के लिए कि हाँ अभी कंफर्टेबल नहीं है तो नीचे आइए। क्या पता आपका जो मिडिल ऑर्डर है या जो आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं या जो आपके ओपनर है वो आपको उस तरीके की शुरुआत दे दे कि रोहित एकदम माइंड फ्री हो जाए कि भाई अब तो मैं 21 पे 40 ही करूंगा क्योंकि जरूरत उतने की है। जैसा काम पूरी अभी टेस्ट मैच में नीतीश कुमार रेड्डी ने किया, कोई उनसे शतक नहीं चाहिए था, उनसे सिर्फ जल्दी जल्दी 40 रन चाहिए थे। उन्होंने मिलकर विराट कोहली के साथ जल्दी जल्दी बना के दे दिए। टीम इंडिया 534 रन की लीड लेके ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और जीत गए। तो ये भी एक रोल है। अब कप्तान है, इतना क्रिकेट उन्होंने खेल लिया है कि ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम रिजिड हो जाएंगे कि नहीं यार मैं ओपन ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, टीम डूबे तो डूबे। मुझे लगता है कि इसीलिए शायद वो जो प्रैक्टिस मैच में भी जो उन्होंने ओपनिंग उन्हीं को भेजा ना, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल को, ये एक बड़ा साइन है कि खुद को शायद ड्रॉप करेंगे पहली बार, मतलब डाउन द ऑर्डर लेके आएंगे बतौर अपनी कप्तानी में। और ये एक बहुत मतलब मैं कहूंगा कि बहुत सालों तक इस चीज की तारीफ होगी अगर ये करके रिजल्ट्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, और कप्तान है, सबसे बड़ी चीज यही है कि उन्हीं को डिसाइड करना है। अगर मतलब किसी और खिलाड़ी के पास आप जाकर कहें, सौरव गांगुली कहते हैं कि मेरे पास जब ऑफर आया तो मेरे पास मना करने का चांस नहीं था क्योंकि मैं कप्तान नहीं था। तो आप अपनी बल्लेबाजी की जो पोजीशन है अपने एटविल जो डिसाइड करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें यही देखनी होती है कि कैसी फॉर्म चल रही है। और मुझे तो आप देखिए, फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे सचिन तेंदुलकर याद आ गए। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं ओपनिंग के लिए जब जाता था तो कई सारी चीजें दिमाग में चल रही होती थी। एक कि विरोधी टीम के बॉलर्स कौन है, 2 मेरी फॉर्म कैसी चल रही है, 3 जाने के बाद थोड़ा रिदम देखा कि रिदम कैसा चल रहा है। लेकिन इन सब से और भी पहले मेरे जहन में ये चल रहा होता था कि टीम की जरूरत क्या है इस वक्त। तो शायद इस वक्त टीम की जरूरत यही है और जीत से बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। मध्यक्रम के आंकड़े आपको दिखाते हैं। मध्यक्रम जो हमने आपसे कहा भी था कि हम आपसे चर्चा करेंगे। मध्यक्रम यानी ये जो 5 साल से पहले का रोहित शर्मा का टेस्ट करियर है उसमें उन्होंने 27 मैचेस खेले हैं, 1585 रन है उनके खाते में और 42 का करीब औसत है। 3 टेस्ट शतक लगाए हैं। तो ये मध्यक्रम की बात हो गई। विराट कोहली की कप्तानी में ओपनिंग का जिम्मा शुरू किया था उन्होंने, ओपनिंग का काम। तो ये मध्यक्रम के आंकड़े हो गए और यही बात है। मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया हो। जैसे अप्रोच का ही फर्क है सिर्फ कि आप गए और आपने विरोधी टीम पर थोड़ा
ज्यादा आक्रामक रन बना के एक दबाव बनाए, उसके लिए यशस्वी जायसवाल ही है। तो शायद जो पहले वो गए होंगे 1 घंटे पहले जाकर उन्होंने जो प्रैक्टिस की, वो सब कुछ इसी दिशा में किया गया एक प्रयास होगा। चलिए अब आपको हम ये आ गया 42 का औसत, जो हम आपसे बता भी रहे थे मध्यक्रम में जो उनका औसत है लगभग इसी के आसपास है। 3 टेस्ट शतक लगाए हैं उन्होंने, यानी कुल 12 टेस्ट शतक है रोहित शर्मा के। 12 में से 9 एज एन ओपनर लगाए हैं उन्होंने और 3 जो है उन्होंने लगाए हैं एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और उसके बाद जो उनके करियर में एक बड़ा चेंज आया है, वो चेंज भी यही था जो 5 साल पहले 2019 में जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। अभी तक बहुत बखूबी उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया है इस बार। और फिर अभी 3 मैचेस बचे हुए हैं। अगर आपने ये मैच जीत लिया और आपके पास 6 पारियां इसके बाद भी हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन चेंज होगा इस मैच को जीतने के बाद वो बिल्कुल अलहदा होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। और मुझे लगता है दीपेश, शायद एक स्ट्रैटेजी अब ये भी रहेगी कि हर बल्लेबाज कम से कम टॉप ऑर्डर में जो है वो क्रीज से थोड़ा सा आगे खड़ा होगा, ताकि वो जो स्विंग होनी है, जो थोड़ा बॉल सीम होगा, उसको थोड़ा और ज्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर पाए। ऐसा बल्लेबाज करते हैं कई बार, आप देखिएगा, आप जब क्लोज उसमें जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आखिर बल्लेबाज बैटिंग क्रीज से थोड़ा बाहर जाकर खड़े होते हैं, उसकी वजह भी यही होती है। चलिए अब आपको एक बयान दिखाते हैं रोहित शर्मा का, जो शायद थोड़ा सा और तस्वीर को साफ करेगा, या हो सकता है थोड़ा और भ्रमी पैदा करे। लेकिन ये पहले बता देते हैं, ये बयान आज का नहीं है, ये बयान 2019 का है। 2019 में जब उनको ये काम सौंपा गया था तो उनसे पूछा गया कि ओपनिंग में क्या अलग होता है, क्या कहा था उन्होंने, वो हम आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है कि ओपनिंग मेरे खेलने के तरीके को सूट करती है। सीधा पैड पहनकर अंदर जाकर बल्लेबाजी करो। जब मैं 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करता था तो वेटिंग गेम होता है अंदर बैठकर। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मुझे सूट नहीं करता था, लेकिन ओपनिंग में आपका दिमाग तरोताजा रहता है। आपको पता होता है कि विरोधी टीम के तेज गेंदबाज किस तरह गेंदबाजी करने वाले हैं। आपको पता होता है कि नई गेंद का सामना करना है, फील्डर्स कहां कहां होंगे, गेंद रिवर्स नहीं होगी। ऐसे में मेरे लिए गेम प्लान बनाना आसान होता है। ये उनकी जो चाहत है ओपनिंग को लेकर, वो चाहत रही है। लेकिन अच्छी बात है, उसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं कंफर्टेबल नहीं था वहां नंबर 5 नंबर 6 पे, लेकिन होता है कई बार। दुनिया के तमाम बड़े बैट्समैन से मैंने बात की है, उनका यही कहना है कि यार हमको सबसे ज्यादा मजा ये आता था, पता होता था कि जाना है, पैड बांधना है, पैड पहन के जाना, सीधा बैटिंग करनी। ये नहीं कि बैठे हुए हैं, ये नहीं पता है कि दीपेश के साथ खेलने को मिलेगा या आयुष के साथ खेलने को मिलेगा या कुणाल के साथ खेलने को मिलेगा। मेरे अंदर क्लैरिटी रहेगी। लेकिन फिर मुझे लगता है ये 2019 का बयान है, तब वो कप्तान नहीं थे, अब वो कप्तान है। टीम कम स्पष्ट, और ना मुझे बताने की जरूरत है ना आपको बताने की जरूरत है कि ये रोहित शर्मा ने बार बार साबित किया है अपने तमाम फैसलों से कि टीम उनके लिए पहले है। हाँ, लेकिन सर जब आप भी ये बयान पढ़ रहे थे ना, तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी दब गई थी जब वो ये कह रहे थे कि वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी खेलने में। लेकिन ओपनिंग ये साफ दर्शाता है कि कंफर्टेबल तो है ओपनिंग में, इसमें कोई शक की बात नहीं है, उन्हें मज़ा आता है। और जो आपने शो के एकदम ठीक स्टार्टिंग में एक वर्ड का यूज़ किया था ना, डेस्परेशन, वो बयान में साफ साफ झलक रही है कि जाओ भैया जल्दी पैड पहन के, मुझे पता है इसके साथ मुझे बैटिंग करनी है, जो कुछ आए मेरे बैट पे जितना बन पाए। हाँ, एक सबसे बड़ी बात जो होती है ना, ओपनिंग करते हुए आपको आगे कोई सिचुएशन नहीं होती कि 2 विकेट बोर्ड पे लगे हुए हैं, 3 विकेट बोर्ड पे लगे हुए हैं। लेकिन अब इतना क्रिकेट खेल लिया है कि ये चीजों के बारे में तो कप्तान साहब नहीं सोच रहे। और फिर ये 2019 का बयान है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ये तो खैर आप कप्तानी के रोल में भी आ गए भाई, रिजल्ट्स आखिरकार उनको भी चाहिए। बड़े ट्रोल हुए, कोई कप्तानी पे सवाल उठा रहा है तो कोई कुछ, और अभी तो एकदम कहते हैं ना कि लाइमलाइट में है, पब्लिक एकदम बोलने को ही तैयार खड़ी है कि एक टेस्ट मैच टीम इंडिया रोहित के अंडर हारे, हम तो बिल्कुल बुमराह कर देंगे। तो ये सब चीज मतलब ठीक करने के लिए जो भी कुछ हो, जो भी कोई पैंतरा लगे, बेशक बुमराह से ओपनिंग करवानी पड़े तो वो भी करा दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको जीत चाहिए। बात यह है कि एडिलेड में अच्छा खासा आपको बैटिंग का समय मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की बाकी विकेट्स के मुकाबले कंपैरेटिवली और एडिलेड की जो विकेट है वो थोड़ा अच्छा है, बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा है। विराट कोहली को अच्छा खासा रास आता है, 71 का औसत है उनका इस मैदान में, लगातार रन्स करते हैं। अब रोहित चाहे ओपन करें या वैसे तो यही मानना है कि डाउन द ऑर्डर ही आएंगे, अब कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस उन्हें करना पड़ेगा टीम के लिए। और बाकी तो टीम कंप्लीट है, टीम काफ़ी अच्छी है, टीम काफ़ी शानदार है। अच्छी बात यह है कि शुभमन गिल भी फिट हो चुके हैं, एक मैच उन्होंने भी खेल लिया है। थोड़ा सा अगर कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 का देखा भी जाए सर, तो 4 तक तो चलो मैं बता देता हूँ। शुभमन गिल हो जाएंगे, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आपके ओपनिंग। 3 शुभमन गिल अब तय हो चुका है, 4 विराट कोहली, 5 या 6 रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि 5 आमतौर पर ऋषभ पंत का होता है और 6 मतलब आप रोहित शर्मा को फिर शिफ्ट करेंगे, आप पहले 5 नंबर पे रोहित शर्मा।
मुझे लगता है वही जो कई बार आप मतलब मैच में जाते हैं और मैच के सिचुएशन के हिसाब से जाते हैं, वैसा ही कुछ होने वाला है। अच्छी बात यह, गौतम गंभीर आ गए थे बीच में छुट्टियों पर, कुछ पर्सनल रीजंस थे, तो 26 तारीख को वार्म अप मैच के दौरान, किससे पहले ही बल्कि वो आ गए थे, लेकिन वो भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो वो जो आपको सलाह मशवरा करने के लिए जो टीम के कुछ सीनियर लोग चाहिए होते हैं, तो वो सारे लोग हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है जो कि और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि ऋषभ पंत को भी नंबर से फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मैंने देखी है, उनको नई पुरानी, उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो बस 2 बल्लेबाज हो गए आपके पास मिडिल ऑर्डर में, ऐसे जो मतलब एक जैसी बात होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटिंग मिल जाए बस, किसी कहीं भी नई गेंद है चाहे पुरानी गेंद है। तो ये तो इंडिया के लिए अच्छी बात है, मतलब बिल्कुल अच्छी बात है। और शुरुआत जिस तरह से हुई है, जो बार बार हम बात कर रहे हैं, 300 रनों के आसपास की जीत अगर पहले टेस्ट मैच में मिल जाए, तो इससे अच्छा रिदम कोई सेट नहीं हो सकता जो भारतीय टीम का सेट हो चुका है। चलिए, हमने आपसे सुबह के शो में ये प्रॉमिस किया था कि हम नेट्स पर जो भी खास होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमने आप तक पहुंचाया भी। आगे भी क्या कुछ हो रहा है, क्या नंबर 4 को लेकर अभी सोच में कोई बदलाव आया है, अभी कुछ दिन है मैच शुरू होने से पहले, जो भी अपडेट्स होंगी वो लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आपकी जो राय है, आपकी जो सलाह है, आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी चाहिए? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय भी रखिए। वो राय भी हम अपने शो पर आगे के जरूर शामिल करेंगे, बताएंगे कि आखिर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। बहरहाल इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और दीपेश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।